Good morning, students. Myself Satish Kalra. Welcome all of you in my channel Ultimate Science, and I hope that all of you are watching my videos, liking my videos, and learning a lot from my videos. Thanks for your wonderful support. Good morning, students. Myself Satish Kalra. First of all, welcomes all of you in my channel Ultimate Science. And now I am starting chapter number 1, the basic concept in chemistry of class +1. Before starting my chapter, बेटा मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहूंगा कि I will also use Hindi language during my explanations. Clear? During clearing the concepts and during my explanations. But at some places. So first of all, my first topic is chemistry, matter and its physical classification. What is chemistry? In lower classes बेटा आपने पढ़ा था हमारे पास साइंस के 3 ब्रांचेस हैं. One is physics, second is chemistry, third is biology. मेनली 3, उसके अलावा भी बहुत होती है. मैथमेटिक्स भी है, हमारे पास और एस्ट्रोनॉमी या बहुत सारी ब्रांचेस हैं. लेकिन मेनली ये 3 काउंट होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. सो व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री है क्या? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of different elements, जिनमें हम एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं, कंपाउंड्स, केमिकल चेंजेस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर occurring in our surroundings. यानी कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर occurring in our surrounding, भले वो हमारे चारों नेचर के अंदर हो रही है, भले वो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है या कैसे भी हो रही है. तो जिस ब्रांच के अंदर हम इन सब चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री. उसे क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री. सेकंड टॉपिक इज मैटर. आप जानते हैं बेटा मैटर के बारे में आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा है. क्या होता है मैटर? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, कोई भी ऐसी चीज जो स्थान के लिए है, हैज मास, जिसमें द्रव्यमान है, एंड whose presence can be felt by any of our 5 senses, जिसकी प्रेजेंस को हम फील कर सके अपनी 5 सेंस ऑर्गन में से किसी से महसूस करें. हम जानते हैं हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स है, आई, नोज, ईयर, थ्रोट और स्किन. हम इन 5 में से किसी से भी महसूस कर सके जिसकी प्रेजेंस को, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? मैटर. क्या बोलते हैं? मैटर. क्लियर है चीज? मैटर है क्या? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, हैज मास एंड whose presence can be felt by any of our 5 senses. नेक्स्ट थिंग, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. फिजिकल क्लासिफिकेशन का मीन क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. यानी कि हम यहाँ रिएक्शंस के बारे में स्टडी नहीं करेंगे कि वो किस तरह की रिएक्शन शो कर रहे हैं, हम उनकी नेचर के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इन सब चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, या हमारे पास ये बात कर सकते हैं पार्टिकल क्लोज है, लूज है, इन सब चीजों के बारे में. तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स, मैटर इज ऑफ 3 मेन टाइप, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. आपने लोअर क्लास में पढ़ा, कुछ एक्स्ट्रा यहां पता चलेगा. सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस. ऑल द सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप. जितने भी सॉलिड्स हैं उनकी शेप कैसी है? डेफिनेट है. आप इसे टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हो, डिफरेंस के हिसाब से ऐसे भी कर सकते हो. जितने भी सॉलिड्स हैं दे हैव डेफिनेट शेप, यानी कि सॉलिड की शेप चेंज नहीं होगी. यदि बाई चांस की बात है, जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगुलर शेप में है, तो ये रेक्टेंगुलर नहीं रहेगा. हम इसे जमीन पे रखे, हवा में उछाले, कैसे भी है, इसकी शेप चेंज नहीं होगी. सेकेंड थिंग, लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप. लिक्विड की शेप डेफिनेट नहीं है. एक लिक्विड को जिस बर्तन में लिया है उससे दूसरे में शिफ्ट करेंगे तो उस वेसल की शेप ले लेगा, यानी कि कंटेनर की शेप लेता जाएगा, और लिक्विड की कोई अपनी शेप नहीं है. गैसेस आल्सो हैव नो डेफिनेट शेप. एक बैलून है, पहले जो थोड़ा खुला रखा है तो उसकी शेप अलग है, और ज्यादा गैस डालते रहे, उसके अंदर और ज्यादा फूंक मारते रहे तो उसकी शेप चेंज होती रही. नो डेफिनेट शेप. सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम. जितने भी सॉलिड्स हैं उनका वॉल्यूम डेफिनेट है. क्लियर? क्योंकि जब शेप फिक्स है, मास फिक्स है, तो उनका वॉल्यूम भी फिक्स है. डेंसिटी फिक्स है तो वॉल्यूम भी फिक्स. ठीक. लिक्विड्स आल्सो हैव डेफिनेट वॉल्यूम. 1 लीटर मिल्क लिया आपने, उस 1 लीटर मिल्क को आप चाहे पतीले में डालिए, ग्लासेस में डालिए, जैसे भी मर्जी डालिए, वो रहेगा 1 लीटर का 1 लीटर, उसमें कोई चीज नहीं है. सो लिक्विड आल्सो हैव डेफिनेट वॉल्यूम. गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम. आप इस रूम में बैठे हैं, आप इस रूम में अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस रूम में एयर है तो कितनी है. हम ये जानते हैं एयर है क्योंकि हम सांस ले पा रहे हैं, लेकिन एयर है और कितनी है नहीं बता सकते. नो डेफिनेट वॉल्यूम. नेक्स्ट,
इन केस ऑफ सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। ये सॉलिड का अरेंजमेंट है, आपके सामने देखिएगा, जो ये मैं सर्कल दिखा रहा हूं, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। In case of solid, these constituent particles are tightly packed। ये पार्टिकल एक दूसरा बहुत ज्यादा सटे हुए हैं। Constant particle are tightly packed। Distance between constant particles, CP क्या है, constant particle is negligible। एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल, उनके बीच में डिस्टेंस कैसा है, ना के बराबर है। आप देखिए दूसरे सटे हुए हैं। एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, ये तीनों एक साथ चलूंगा मैं। याद रखिएगा केमिस्ट्री के अंदर डिस्टेंस और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमेशा एक दूसरे का उल्टा चलेंगे। दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यदि डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्सेस वीक हो जाएंगे, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो यहाँ डिस्टेंस कैसा है, ना के बराबर, तो इस वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कांस्टेंट पार्टिकल क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग। क्लियर। अब बारी आती है लिक्विड की। इन केस ऑफ लिक्विड ये शेप है हमारे पास, these constituent particles are loose। constant particles are loose। constant particle loose है, तो आप देखिए यहां पर पार्टिकल पास पास थे, यहां क्या है, उनके बीच डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बिटवीन constant particle इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा हो गया। इधर देखें, और उसके अलावा, और मैंने आपको बताया डिस्टेंस और फोर्स एक दूसरे को उल्टा, यदि डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्सेस कैसी हो जाएगी, वीक। कौन सी फोर्सेस, बिटवीन द constant particle। सो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन constant particles। अब बारी आती है गैस की। देखिएगा गैस में ये स्टेज है आपके सामने। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी लूज, बहुत ज्यादा लूज हो गए। डिस्टेंस इनमें कितना हो गया, सॉलिड से भी ज्यादा और लिक्विड से भी ज्यादा। डिस्टेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। उसके अलावा जब आपको पता है डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, बहुत ज्यादा वीक। तो वेरी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी। आप जानते हैं बेटा डेंसिटी के बारे में, आपने 9th क्लास में पढ़ा। डेंसिटी होगा क्या है, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखिएगा डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। सेकेंड थिंग, डेंसिटी क्या है, मास के सामने है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि यदि हमारे पास वॉल्यूम सेम हो किसी सब्सटेंस का, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड है, गैस है, वॉल्यूम यदि सेम है, और उस केस में हम ये देखेंगे जिसमें पार्टिकल ज्यादा होंगे उतना ही उसका मास ज्यादा होगा, क्योंकि एवरी पार्टिकल हैज सम मास। और मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी, हाई, बिकॉज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इन केस ऑफ सॉलिड, सपोज करो हमारे पास एक रूम है, ये एक बर्तन है, या हमारे पास एक बॉक्स है। उस बॉक्स की वॉल्यूम जो है 1 लीटर है। कितना है वॉल्यूम, 1 लीटर। पहले केस में मैंने उसमें सॉलिड भर दिया, फिर मैंने उसे बाहर निकाल दिया, फिर लिक्विड भर दिया उसी 1 लीटर वाले वेसल में, 1 लीटर वाले बॉक्स में, फिर उसे बाहर निकाल के कोई गैस भर दी। हम जानते हैं सॉलिड के केस में, लिक्विड के केस में, गैस के केस में, तीनों केस में हमने बर्तन एक ही यूज किया है, यानी कि बॉक्स एक ही यूज किया है, यानी कि वॉल्यूम क्या हो गया, सेम। वॉल्यूम सेम। तो डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे, और मास के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो सॉलिड, जब पहली बार सॉलिड भरा तो कांस्टेंट पार्टिकल कैसे होंगे, टाइटली पैक्ड। कैसे होंगे, टाइटली पैक्ड। क्लियर। तो इसका मतलब इमेजिनेशन की बात कीजिए, मान लो उस 1 लीटर के बॉक्स के अंदर 50 कांस्टेंट पार्टिकल आए सॉलिड के, और वो एक दूसरे के साथ अटैच फॉर्म में है। अब मैंने उसे बाहर निकाल दिया, फिर मैंने लिक्विड डाला, और लिक्विड के केस में क्योंकि पार्टिकल लूज हो गए, अब की और उसमें 30 या 35 आए पार्टिकल्स लिक्विड के। फिर मैंने उसे बाहर निकाल के फिर मैंने गैस डाला। गैस के सपोज करो 15 या 20 कांस्टेंट पार्टिकल है, क्योंकि उनमें डिस्टेंस और भी ज्यादा है। तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा पार्टिकल किस में आए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऑब्वियसली सॉलिड में 50 आए हैं, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैस में। और आपने प्लस 9th क्लास में पढ़ा भी है, ईच पार्टिकल हैज सम मास
लेकिन पहले वाले केस में 50 पार्टिकल हैं तो यानी कि वहां मास ज्यादा, दूसरे वाले केस में 30 से 35 पार्टिकल हैं तो वहां मास कम, और अगले केस में 15 से 20 पार्टिकल है तो मास और भी ज्यादा कम। तो जितना मास कम होता जाएगा डेंसिटी डिक्रीज। तो सॉलिड में मास सबसे ज्यादा है इसलिए वेरी हाई डेंसिटी, लिक्विड्स के अंदर मास कम हो गया लो डेंसिटी, गैस के अंदर मास और भी ज्यादा कम हो गया तो वेरी लो डेंसिटी। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रिजिडिटी। एक वर्ड आता है बेटा हमारे पास रिजिडिटी और एक आता है फ्लूइडिटी। 9th क्लास में पढ़ा आपने रिजिडिटी और फ्लूइडिटी के बारे में। क्या होता है रिजिडिटी और क्या होता है फ्लूइडिटी? रिजिडिटी वर्ड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। रिजिडिटी मींस टेंडेंसी टू स्टे, एक जगह रुके रहने की टेंडेंसी, एक जगह रुके रहने की प्रवृत्ति। आप समझेगा रिजिडिटी है क्या? इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस आर टाइटली पैक्ड। सेकंड थिंग, they occupy fixed positions. Third thing, these particles cannot move, but they can only oscillate or vibrate about their mean positions. Then this character of substance is called rigidity. तो मैं कह रहा हूं एक सॉलिड एक सब्सटेंस के अंदर यदि पार्टिकल टाइटली पैक्ड हों, आप देखिए टाइटली सबसे ज्यादा किसमें है? सॉलिड में। सेकंड थिंग, दे ऑक्यूपाई फिक्स पोजीशन, उनकी पोजीशन फिक्स। थर्ड थिंग, दीज पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, क्या कोई पार्टिकल एक जगह से उठ के दूसरी की जगह पर जा पा रहा है? नहीं जा पा रहा। क्यों? चारों तरफ से जुटा हुआ है, चारों तरफ से पार्टिकल उसके साथ सटे हुए हैं, उनका स्पेस ही नहीं है इधर उधर मूव करने के लिए। एंड दे कैन ओनली ऑसिलेट और वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, वो अपनी ही पोजीशन पे हल्का फुल्का हिल डुल सकते हैं, सिर्फ ऐसे। ठीक है, यहां से उठ के इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, सिर्फ वो हल्का फुल्का हिल डुल सकते हैं। देन दिस कैरेक्टर ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिजिडिटी। और फ्लूइडिटी इसका उल्टा है। फ्लूइडिटी क्या है? फ्लूइडिटी मींस टेंडेंसी टू फ्लो और टेंडेंसी टू मूव, यानी कि एक जहां से दूसरी जगह तक फ्लो करने की टेंडेंसी या मूव करने की टेंडेंसी। इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस आर लूज, पहला पॉइंट। सेकंड थिंग, दे डू नॉट ऑक्यूपाई फिक्स पोजीशन, उनकी पोजीशन फिक्स नहीं है। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यदि वो मूव कर सकते हैं, देन दिस कैरेक्टर ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। रिजिडिटी के केस में 4 चीजें बोलनी है, लास्ट वही बोलना है, दे कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट द मीन पोजीशन, इसमें से 3 है। तो मुझे बताइए मूव किस में कर पाएंगे, यानी कि पार्टिकल लूज किस में है? आप कहेंगे लिक्विड में भी और गैस में भी। इसमें सॉलिड के अंदर कौन सा कैरेक्टर होगा? रिजिडिटी। और लिक्विड और गैस दोनों में कौन सा होगा? फ्लूइडिटी। तो सॉलिड्स हैव रिजिडिटी एंड लिक्विड और गैस में क्या होगा? फ्लूइडिटी। दोबारा बता देता हूं रिजिडिटी फ्लूइडिटी डेफिनेशन। रिजिडिटी मींस टेंडेंसी टू स्टे एट वन पोजीशन। If the constituent particles of any substance are tightly packed. Second thing, they occupy fixed positions. They do not move, but they can only oscillate or vibrate about their mean positions. Then this character of substances are rigidity. Or fluidity means tendency to flow or tendency to move. उल्टा चलेंगे बिल्कुल उसका rigidity का। If the constituent particles of any substance are, वहां क्या था? टाइटली पैक्ड, यहां क्या बोलेंगे? लूज। सेकेंड थिंग, दे, वहां क्या था? दे ऑक्यूपाई फिक्स पोजीशन, यहां क्या लेंगे? दे डू नॉट ऑक्यूपाई फिक्स पोजीशंस। अगली चीज आप क्या बोलेंगे? वहां पर क्या था? दीज पार्टिकल्स कैन मूव, कैन नॉट मूव, यहां क्या बोलेंगे? दीज पार्टिकल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। चौथी चीज नहीं बोलनी, देन दिस कैरेक्टर इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। तो इन्हें क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी। क्लियर है? तो सॉलिड में रिजिडिटी कैरेक्टर, लिक्विड और गैस में फ्लूइडिटी। क्लियर? नेक्स्ट एक वर्ड आता है बेटा हमारे पास कॉम्प्रेसिबिलिटी। क्या वर्ड आता है? कॉम्प्रेसिबिलिटी। ध्यान से सुनिएगा। कॉम्प्रेसिबिलिटी वर्ड किससे बना है? कॉम्प्रेस करने से। और कॉम्प्रेस का मतलब क्या होता है? दबाना। ठीक है, क्लियर? किसी चीज को दबाना या किसी चीज को प्रेस करना, यानी कि प्रेशर लगाना। अब समझिए का कॉम्प्रेसिबिलिटी है क्या? If by applying pressure on any object, either the shape of that object gets changed or the constituent particle of that object come closer. यदि मैंने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने प्रेशर लगाया और प्रेशर लगाने से या तो उस ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो जाए या दूसरी चीज उसके पार्टिकल क्लोज आ जाए, then we will say that this character is called compressibility और उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबल।
और जो नहीं कंप्रेस हो सकते यानी कि पार्टिकल क्लोज नहीं आ सकते, शेप चेंज नहीं होते, क्या होते हैं? इनकंप्रेसिबल। अब वैसे देखें सॉलिड के अंदर पार्टिकल ऑलरेडी टाइटली पैक्ड हैं, उनके ऊपर यदि प्रेशर लगाएंगे तो और क्लोज नहीं आ सकते और शेप भी चेंज नहीं होती, तो सॉलिड कैसे होने चाहिए? इनकंप्रेसिबल। कैसे होने चाहिए? इनकंप्रेसिबल। और लिक्विड और गैस के केस में पार्टिकल में स्पेस है, इन्हें प्रेशर लगाएंगे तो पास आ सकते हैं, थोड़ा बहुत तो आ ही सकते हैं, तो ये दोनों कैसे होंगे? कंप्रेसिबल। लेकिन यहां एक वर्ड देखेंगे सॉलिड के केस में मैंने क्या लिखा है? दे आर जनरली इनकंप्रेसिबल। अब मैंने इनकंप्रेसिबल वर्ड क्यों नहीं लिखा, सिर्फ जनरली क्यों लगाया साथ में, अकेला इनकंप्रेसिबल क्यों नहीं लिखा? जनरली इनकंप्रेसिबल का मतलब क्या है कि 99.9% सॉलिड ऐसे हैं जिन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते, 0.1% ऐसे हैं जिन्हें कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल दे रबड़, फोम, स्पंज, ये सब क्या है? ये सॉलिड है और सॉलिड है लेकिन इनको कंप्रेस किया जा सकता है, इन्हें दबाया जा सकता है। इस वजह से हम इन्हें, वैसे सॉलिड सारे कैसे हैं? इनकंप्रेसिबल, लेकिन ये उसमें एक्सेप्शंस हैं, इसलिए सॉलिड के केस अंदर हम क्या लिखा है? जनरली इनकंप्रेसिबल। और लिक्विड और गैस को मैंने क्या बोला है? कंप्रेसिबल, इन्हें कंप्रेस किया जा सकता है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब कुछ हमारे पास टर्म्स हैं जो हमारे पास इन स्टेट्स की आपस में कन्वर्जन से जुड़ी है, उन टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आप इसमें से कुछ नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू conversion of states of substances। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो सब्सटेंसेस की स्टेट चेंज से रिलेटेड हैं, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से गैस बनना, गैस से सॉलिड बनना, गैस से लिक्विड बनना, ये सब चीजें। सबसे पहले टर्म का नाम क्या है? मेल्टिंग। और इसका दूसरा नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड फ्यूजन। व्हाट इज मेल्टिंग और व्हाट इज फ्यूजन? हम जानते हैं, लोअर क्लास से पढ़ते हैं, मेल्ट क्या होता है? बर्फ ली, प्लेट में रखती, थोड़ी देर के बाद मेल्ट होगी। कैंडल ली, जलाया, थोड़ी देर के बाद मेल्ट होगी। तो मेल्टिंग है क्या? कोई सॉलिड सब्सटेंस शुरू में लिया, गर्म किया, किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड स्टेट में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। और इसी तरह सेकंड नेम क्या है हमारे पास? फ्यूजन। सो है क्या हमारे पास? मेल्टिंग क्या है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म ऑन हीटिंग at fixed temperature. The conversion of solid form of any substance into its liquid form on heating at a fixed temperature is called melting or fusion. और fixed temperature को क्या बोलते हैं? This is called melting point. So what is melting point? The temperature at which a solid converts into its liquid state on heating. This is called melting point. फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं, आपने लोअर क्लास से पढ़ते भी आए हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट। सेकेंड टर्म, मेल्टिंग का दूसरा नाम फ्यूजन है। सेकेंड टर्म इज बॉइलिंग, और बॉइलिंग का दूसरा नाम है वेपोराइजेशन। क्या नाम है? वेपोराइजेशन। What is boiling और what is vaporization? आप घर में करते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, तो अभी कई बार आपने देखा होगा किसी पतीले के अंदर पानी डाल के गैस पे रखते हैं, तो थोड़ी देर के बाद उसके क्या हो जाते हैं? वेपर बदल जाता है। यानी कि लिक्विड फॉर्म किस में कन्वर्ट होगी? गैसेस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में? कब? ऑन हीटिंग। सो कन्वर्जन ऑफ, सीधा लिख देते हैं, कन्वर्जन ऑफ
any liquid form of any substance into its vapors कब? On heating. The conversion of liquid form of any substance into its vapors on heating at a fixed temperature. यहां भी fixed temperature, यहां fixed temperature, and this fixed temperature is called boiling point. यहां इस fixed temperature को हम क्या बोलते हैं? boiling point. वहां हमने क्या बोला था? melting point. यहां क्या बोलते हैं? boiling point. मेल्टिंग को हम गलना या पिघलना ही बोलते हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट का दूसरा नाम क्या हो गया? गलनांक. बॉइलिंग को हम उबालना बोलते हैं, तो आप कथन भी बोलते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट का दूसरा नाम क्या होगा? पथनांक. और आपको पता है, एग्जाम्पल आप जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. वाटर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस. थर्ड फॉर्म आपके पास है कंडेंसेशन. कंडेंसेशन इसे हम हिंदी में बोलते हैं संघनन. अब उल्टा चलेंगे, यहां लिक्विड को मैंने हीट किया, किसमें बदला है? वेपर में. अब उल्टा चलो, वेपर्स है उन्हें मैं कूल करूंगा, ठंडा करूंगा, किस बदल जाएगा? लिक्विड में. सो द कन्वर्जन ऑफ वेपर्स ऑफ एनी सब्सटेंस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग, ठंडा करने पर, इज कॉल्ड कंडेंसेशन. कि किसी सब्सटेंस के वेपर्स को हमने ठंडा किया, ठंडा करने पर किससे बदल गया? लिक्विड स्टेट में. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. आपने देखा भी है, आप एक पानी का गिलास ले लीजिए, सॉरी एक गिलास लेके उसे ठंडा पानी डाल दीजिए और उसके अंदर 2-4 टुकड़े बर्फ के भी डाल दीजिए, आइस क्यूब्स डाल दीजिए. थोड़े टाइम के बाद आप क्या देखते हैं? बाहर की तरफ में छोटी छोटी पानी की बूंदे आ जाती है. तो पानी की बूंदे कहां से आई? एटमोस्फेयर के अंदर जितने वाटर वेपर्स हैं वो आए, ग्लास के ठंडे सरफेस से टकराए और टकरा के किस में बदल के? लिक्विड ड्रॉप्स में. यानी कि वेपर किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में. कब? ठंडी चीज से टकराएगा, कूलिंग होने पर. तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. फोर्थ इज फ्रीजिंग. अब आपके सामने है सॉलिड फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस को हीट किया था, किसमें बदला था? लिक्विड फॉर्म में. अब उल्टा चलो, लिक्विड फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस है, उसे मैं कूल कर रहा हूं, वो कैसे बदल गया है? सॉलिड फॉर्म में. सो द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म ऑन कूलिंग एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर. यहां भी फिक्स्ड टेम्परेचर है एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट. इसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट. याद रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सॉलिड का होगा और फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा लिक्विड का होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस. क्लियर. नेक्स्ट हम सब्लिमेशन. क्या होता है सब्लिमेशन? एक सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है, हमने उसे हीट किया, तो सॉलिड फॉर्म से किसे बदलना चाहिए? आपके ऊपर देखा है मेल्टिंग और फ्रीजिंग वाली डेफिनेशन में, किसे बदलना चाहिए? लिक्विड में. और चांस फैक्टर वो लिक्विड में नहीं बदला, किससे बदल गया? वेपर्स. सो क्या होगा सब्लिमेशन? द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस इनटू इट्स वेपर्स ऑन हीटिंग. लेकिन यहां कंडीशन क्या है? एट ए टेम्परेचर below the melting point of that solid. So definition क्या बनेगी? What is sublimation? इसे उधर पाकने बोलते हैं, फ्रीजिंग को जमना. The conversion of the direct conversion of solid form of any substance into its vapors on heating at a temperature below the melting point of that solid. This is called sublimation. इसे क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन. यानी कि सॉलिड को हीट करा, लेकिन हीट करने पर बदलना था लिक्विड है, लेकिन लिक्विड में बदलने की वजह सीधा वेपर में बदल गया, तो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन. और उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? सब्लिमेबल कंपाउंड्स, यानी कि जिनमें सब्लिमेशन हो सकता है. 9th क्लास में आपने पढ़े भी हैं इनके एग्जाम्पल. फर्स्ट इज NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड.
iodine I2, नेपथलीन बॉल्स, जो हम विंटर के कंप्लीशन के बाद जब हम उन्हीं कपड़े संभाल के रखते हैं तो उसके अंदर बॉल्स डालते हैं व्हाइट कलर की, वो नेपथलीन बॉल्स होती हैं। और जब हम 5 या 6 महीने बाद निकालते हैं कपड़े या साल बाद निकालते हैं तो उस समय वो बॉल्स अपने आप गायब हो जाती हैं, यानी कि सॉलिड पेपर में कन्वर्ट हो चुका होता है। एंड लास्ट वन इज कैम्फर मीन कपूर। हमारे घरों में जब भी कोई पूजा होती है, हवन वगैरह होते हैं तो उसमें हम कपूर यूज करते हैं, तो उसे आग के अंदर डालते हैं या वैसे रखते हैं तो उसके बाद वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली किसमें बदल जाता है, पेपर में। लास्ट डेफिनेशन, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है हमारे पास? माइंड में एकदम से जाता है इवेपोरेशन और बॉइलिंग दोनों एक ही चीज है। यहां भी एक लिक्विड वेपर में बदल रहा है, यहां भी किसी सब्सटेंस के लिक्विड फॉर्म उसके वेपर में बदल रही है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है ऑन हीटिंग, हीट करना है, और हीट भी कैसे करना है, फिक्स टेम्परेचर पर, और उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां कुछ अलग है। तो डेफिनेशन क्या है इवेपोरेशन की? जैसे हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण, द स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ any substance into its vapor form at any temperature। किसी भी सब्सटेंस के लिक्विड फॉर्म का स्पॉन्टेनियस मीन क्या होता है, अपने आप कन्वर्ट होना, किसमें, उसकी वेपर फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर या एट एनी टेम्परेचर, यानी कि यहां हीटिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। So this is called evaporation। बच्चों, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। टॉपिक केमिस्ट्री, सेकेंड इज मैटर एंड इट्स फिजिकल क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड टॉपिक था सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी टॉपिक बड़े अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि बाई चांस की बात है कहीं कोई डिफिकल्टी लगती है तो आप इस वीडियो को दोबारा ध्यान से देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्टीमेट साइंस नाम से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ आपके पास एक नोटिफिकेशन बेल है, नोटिफिकेशन बेल का आइकन है, आप उसे भी प्रेस कीजिएगा। जब आप नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, मेरे फर्दर जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उन सबको आप आसानी से असेस कर पाएंगे। सो बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंड बाय।